हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश रावल और आज हम बात करेंगे भारत और चाइना की। भारत और चाइना ना सिर्फ एशिया पर पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड देयर जियोग्राफिकल एरिया। आज हम भारत और चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करें। भारत और चाइना की इकोनॉमी आज से 60-70 साल में तो सेम ही थी, पर आज उन दोनों में बहुत ही वास्ट डिफरेंस आ गया। तो क्या रीजन था, उसी बात को हम आज डिकोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम आज की बात करें तो चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद 18 प्लस ट्रिलियन डॉलर के साथ। वही भारत पांचवें नंबर पे आता है 4 प्लस ट्रिलियन डॉलर के साथ। 1960 की बात करें तो भारत की पर कैपिटा इनकम थी 82 डॉलर, जबकि चाइना की पर कैपिटा इनकम थी 89 डॉलर। तो ऐसे 60 और 70 साल में चाइना ने ऐसे कौन से कदम उठाए जो चाइना इतना आगे बढ़ गया और भारत किस वजह से पीछे रह गया। चाइना ने मोस्टली 5 कदम उठाए और 5 रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से चाइना इतना आगे बढ़ गया। पहला था 1978 में उन लोगों ने जो इकोनॉमिक फॉर्म चेंज किया वो 1978 में डे जियोपिंग की वहां पे गवर्नमेंट थी और उन लोगों ने लिबरलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के कारण वहां पे जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग थे उन लोगों ने बाहर से रॉ मटेरियल मंगा के खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। दूसरा रीजन था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा लेवल पे प्रमोट किया गया और ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह थी कि वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत पैमाने पे आई। तीसरी रीजन था चीप स्किल लेबर कॉस्ट। उस वक्त अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में स्किल लेबर बहुत ही कॉस्टली थे, जबकि चाइना में वही लेबर कॉस्ट बहुत चीप था क्योंकि पॉपुलेशन चाइना में ज्यादा थी जबकि वेस्ट कंट्रीज में कम थी। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट थी उन लोगों ने अपने प्लांट चाइना में स्थापित किए। चौथी जो रीजन था वो है स्किल लेबर। स्किल लेबर ने क्या किया कि शुरू में तो वो एमएनसी कंपनी में काम किया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीख ली और बाद में खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी की फर्स्ट कॉपी चाइनीज होती है। और पांचवी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन था वहाँ की गवर्नमेंट। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे साम्यवादी सरकार है और साम्यवादी सरकार में ये होता है कि एक ही पार्टी है, उसका ही लीडर देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है। वहाँ पे इलेक्शन इतना रेगुलर होता है, इसकी वजह से वहाँ पे डिसीजन लेने में और उसी डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना डेमोक्रेसी देश में लगता है। ये हुई चाइना की बात। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी 1990 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह सर थे, तब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। पर 3 रीजन की वजह से इंडिया उतनी ग्रोथ नहीं कर पाया जितना चाइना ने ग्रोथ किया। चाइना इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में पहला रीजन तो ये था कि इंडिया एक डेमोक्रेसी देश है, तो डिसीजन लेने में तो उतना टाइम लगता ही है, उसी डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो ये एक लेट डिसीजन मेकिंग ये एक वजह रही। दूसरा था ऑप्शन। जब इंडिया ने एफडीआई को प्रमोट किया तब फॉरेन की जो कंपनियां थी उनके पास ऑलरेडी चाइना का एक ऑप्शन था, जबकि 1978 में जब चाइना ने एफडीआई को प्रमोट किया तब उनके पास इतना ऑप्शन था नहीं। तो ये ऑप्शन होने के रीजन से इंडिया उतना एफडीआई को ला नहीं सका जितना चाइना लाया। और तीसरा था इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। 1990 के बाद भारत में गवर्नमेंट कोई इतनी स्टेबल नहीं रही जितना 2014 में जब भाजपा सरकार आई उसके पहले की बात करें तो। और जो भी स्टेबिलिटी वाली सरकार थी वो भी किसी और पार्टी पे डिपेंडेंट थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होने चाहिए उस लेवल पे और उस ग्रोथ के साथ नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। और ये तीन ही रीजन की वजह से भारत चाइना से आज पीछे रह गया है। पर हम आज की बात करें तो
आज बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स मानते हैं कि भारत के पास 70 से 80 साल है तो चाइना को बीट करने के लिए। उसका रीजन एक ही है, वो भी है चाइना की एक पॉलिसी, वो है वन चाइना पॉलिसी। 1985 में चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसका ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा था। तो वहां की गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई। उसमें एक बच एक चाइल्ड को रखने वाले कपल्स को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडियां मिलती थी और कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते थे, वो दो चाइल्ड वाले को नहीं मिलते थे। प्लस एक से ज्यादा रखने वाले बच्चे कपल को कुछ फाइनेंशियल जुर्माना भी लगता था। और इस सब की वजह से वहां की ग्रोथ रेट धीरे 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 डिक्रीज होने लगी, यहाँ तक कि 2015 आते आते वो माइनस में चली गई। और आज वहां पे यंग पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू एजेड और चाइल्ड। जबकि भारत में एक डेमोग्राफिक देश है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भारत सरकार का हमेशा ये मानना है कि भारत की पॉपुलेशन भारत का एक बोझ नहीं, ताकत है। और इसी ताकत की वजह से भारत का पॉपुलेशन आज ग्रोथ रेट थोड़ा कम जरूर हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस और सोशल चेंजेस के कारण, पर अभी माइनस में नहीं गया। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से भारत का यंगस्टर अगर सही डायरेक्शन में और सही प्रोसेस के साथ सही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोसेस काम करेगा तो आज से 70 और 80 साल में वो चाइना को डेफिनेटली बीट कर सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यंग Indians, and thank you so much for watching this video.